ये एक सामान्य कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया से हुआ है और इसको राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और उसको चीफ मिनिस्टर जी को प्रेशराइज कर दिया होगा, ऐसा इसलिए ऐसा डिसीजन ले लिया। इतना पब्लिक प्रोटेस्ट करने के बाद भी वो रिलीज कर रहा है बोले तो ये गलत है। आनंद मोहन अभियुक्त कैसे बन गया? उसके पास से आपत्तिजनक सामान कैसे बरामद हुए? आनंद मोहन के पास से मोबाइल बरामद हुआ। आप एक एफआईआर को दबाकर आप उसको अच्छे आचरण का आप प्रमाण पत्र दे देते हैं आनंद मोहन। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। सत्ता भी अजीब चीज है। कभी कभी कुछ नेता कुर्सी पाने के लिए लोकतंत्र के सारे सिद्धांतों का गला घोटने से भी परहेज नहीं करते। सत्ता बड़ी अजीब चीज है। कभी कभी कुछ नेता कुर्सी पाने के लिए समाज के नियमों का उल्लंघन करने से भी पीछे नहीं हटते। कभी कभी कुछ नेता कुर्सी पाने के लिए अपराध को गले लगाने से भी पीछे नहीं हटते। सत्ता बड़ी अजीब चीज है। खैर, बिहार के बाहुबली राजनेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन की आखिरकार जेल से रिहाई हो गई है। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड के दोषी आनंद मोहन की रिहाई के बाद उनके स्वागत में कई जगह सड़कों पर पोस्टर और बैनर लगे हुए देखे गए। रिहाई के समय भी आनंद मोहन का रसूख कुछ उसी तरह नजर आया जैसा 16 साल पहले जेल जाते समय था। बिहार में आनंद मोहन का सियासी रसूख कैसा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कोई भी दल खुलकर विरोध नहीं कर पा रहा है। बिहार सरकार में शामिल 7 दल आनंद मोहन की रिहाई का खुलकर समर्थन कर रहे हैं, तो विपक्षी बीजेपी दुविधा में फंसी हुई है और चाहकर भी विरोध नहीं कर पा रही। आनंद मोहन की रिहाई के पीछे की वजह है 2024 का लोकसभा चुनाव, जिसके जातिगत समीकरण से जोड़कर इस रिहाई को देखा जा रहा है। चीज अगर बदली गई तो वो कोई आश्चर्य नहीं है और कोई गलत चीज नहीं है। चीजों को समय समय पर देख करके बदलना ये सरकार का अधिकार भी है और कर्तव्य भी है, और सरकार ने उसको किया है। मैं इतना ही कहूँगा। ये है कि जो प्रोबेशन ऑफिसर होता है, ये एक सेवा है, एक कैडर है जेल डिपार्टमेंट के अंडर में, जहां गजटेड अफसर होते हैं प्रोबेशन अफसर, और उनको ट्रेनिंग होती है इन चीज़ों की। उनकी भी रिपोर्ट ली जाती है और जांच के क्रम में प्रोबेशन ऑफिसर वहां जाते हैं उस गांव में जहां जिस गांव का वो है अभियुक्त और अन्य लोग हैं, तो वो स्थानीय स्तर पर सामाजिक पूछताछ करते हैं कि इस बंदी के मुक्त होने से वहाँ के सामाजिक सद्भावना पर, विधि व्यवस्था पर, अपराध पर क्या असर पड़ेगा। और जब तक उनकी रिपोर्ट ये नहीं आती है कि इस बंदी के मुक्त होने से कोई खतरा या तनाव या सामाजिक सद्भावना या अपराध होने वाला नहीं है, उनकी रिपोर्ट फेवरेबल आती है, तभी राज्य दंडादेश परिहार परिषद अलाउ करती है। और जिस तरह एसपी की रिपोर्ट और ट्रायल जज की रिपोर्ट देखी जाती है, प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट भी देखी जाती है, जिसमें यही बिंदु स्थल जांच करके रिपोर्ट होता है। और इस बार और इसके पहले हर बार प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट मंगा के और इसमें इस बिंदु पर फेवरेबल होने पर ही छोड़ा जाता है, और इस बार भी ऐसा ही किया गया है। लेकिन पिछले 3 दशकों में कोसी से बहुत पानी बह चुका है और अब हालात 90 के दशक जैसे होंगे, ये कह पाना जरा मुश्किल है। दरअसल आनंद मोहन ने 90 के दशक में एक उभरते हुए सवर्ण जाति के नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। कहा जाता है कि तब आनंद मोहन के एक भाषण से भूमिहार और राजपूत वोटरों के वोट तय होते थे। 3 दशक के बाद एक बार फिर से आनंद मोहन ने उसी राजनीतिक रसूख के सियासी लाभ उठाने की कोशिश की है, लेकिन अब बिहार की राजनीतिक दशा और दिशा दोनों ही बदल गई है। आज तो मुझे एक और मतलब समझिए कि धमाकेदार जानकारी मिली है। सुबह सुबह मुझे जेल प्रशासन के ही एक अधिकारी ने व्हाट्सएप पर एक एफआईआर भेजा है
और ये FIR 23 अक्टूबर 2021 को किया गया था, जब सहरसा के DM और SP ने, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सहरसा जेल पर छापेमारी की थी और उसमें आनंद मोहन के भी बैरक की तलाशी ली गई और उस तलाशी में आनंद मोहन के पास से मोबाइल बरामद हुआ और भी बहुत सारी आपत्तिजनक चीज़ें बरामद हुई। तो सहरसा में सदर थाना कांड अंकित हुआ। कांड की संख्या है 813/2021 और जो सुरेश चौधरी उस समय सहरसा जेल के सुपरिटेंडेंट थे, अधीक्षक थे, वही उस FIR में शिकायत करता है। मतलब बिल्कुल वो प्रशासन द्वारा किया गया FIR है, ऐसा नहीं कि किसी ने राजनीतिक दुश्मनी से किया है। और देखिए पलटू राम ने कितना बड़ा धोखा दिया है बिहार की जनता से और देश की जनता के साथ कि इन्होंने आनंद मोहन को इस आधार पर छोड़ दिया कि कैदी के रूप में इनका आचरण बहुत अच्छा था। अगर आचरण अच्छा था तो DM और SP के रेड में फिर ये एक्यूज्ड कैसे बन गया, आनंद मोहन अभियुक्त कैसे बन गया और उसके पास से आपत्तिजनक सामान कैसे बरामद हुए? इसका मतलब है कि सरकार ने जो भी बैठक की उसके मतलब रिहाई के लिए, उस बैठक में इस FIR को छिपा दिया गया और ये बहुत गंभीर मसला है। इस पर तो हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। आनंद मोहन के सियासी सफर की शुरुआत 1990 में हुई, जब वह जनता दल के टिकट पर पहली बार महिषी विधानसभा सीट से विधायक बने। यह वह दौर था जब मंडल कमीशन बनाम मंदिर की राजनीति अपने चरम पर थी और लालू प्रसाद यादव ने इस कमीशन का समर्थन किया, जबकि आनंद मोहन ने खुलकर इसका विरोध किया था। जब जनता दल ने सरकारी नौकरियों में मंडल कमीशन की 27% आरक्षण वाली बात का समर्थन किया तो आनंद मोहन ने अपनी राह अलग कर ली और सवर्णों के हक में आवाज उठाना शुरू किया। बाहुबली ने अपनी सियासी ताकत को आजमाने के लिए खुद की पार्टी बनाई, लेकिन कुछ सालों में ही खुमार उतर गया और फिर दूसरे दलों का दामन थामकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया। आनंद मोहन बिहार के हर एक दल में रह चुके हैं। जनता दल से लेकर समता पार्टी, RJD, BJP, कांग्रेस और सपा तक के साथ उनका नाता रहा है। इसलिए कोई भी दल आज खुलकर उनका विरोध करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 1995 में जब आनंद मोहन की चर्चा हर तरफ हो रही थी और उनकी लोकप्रियता चरम पर थी, तो उन्होंने तब 3 जगहों से विधानसभा का चुनाव लड़ा और हर जगह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। 1994 में हुए लोकसभा चुनाव में आनंद मोहन ने समता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में पत्नी लवली आनंद को वैशाली सीट से उम्मीदवार बना दिया। उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव तब आया जब वैशाली लोकसभा उपचुनाव में उनकी पत्नी लवली आनंद RJD उम्मीदवार को हराकर संसद पहुंची। इसके बाद 1996 में आनंद मोहन समता पार्टी में शामिल हो गए और चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उनका पार्टी से मोहभंग हो गया। 2 साल बाद यानी 1998 में आनंद मोहन ने लालू प्रसाद यादव की RJD का दामन थाम लिया और शिवहर सीट से लोकसभा का टिकट भी मिल गया और जीत हासिल कर संसद भी पहुंच गए। बिहार में शायद ही ऐसा कोई बड़ा दल रहा हो जिसमें आनंद मोहन शामिल ना हुए। जनता दल के बाद अपनी पार्टी का गठन किया और फिर समता पार्टी का दामन थाम लिया। इसके बाद फिर RJD में शामिल हुए। 1999 में BJP में शामिल होकर शिवहर से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन शिकस्त मिली। सन 2000 में कांग्रेस में शामिल हो गए, फिर 2004 का लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन फिर हार का सामना करना पड़ा। आनंद मोहन बिहार में राजपूत समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं। उनका असर केवल शिवहर ही नहीं बल्कि उससे सटे राजपूत बाहुल्य इलाके जैसे सहरसा, वैशाली और औरंगाबाद के आसपास के इलाकों में भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बिहार के राजपूत बेल्ट, आरा, छपरा, रोहतास, सासाराम जैसे इलाकों में भी आनंद मोहन का असर हो सकता है। बिहार में राजपूत 40 विधानसभा सीटों और 10 लोकसभा सीटों पर मजबूत असर रखते हैं। मौजूदा सियासत में आनंद मोहन के कद का कोई दूसरा राजपूत नेता नहीं है। बीजेपी के राजपूत नेता राधा मोहन सिंह, राजीव प्रताप रूडी जैसे नेता किनारे लगा दिए गए हैं। आनंद मोहन का बिहार की सियासत में अपना अलग महत्व है। रिसेंट अमेंडमेंट आया है बिहार प्रिजन मैनुअल 2012 रूल 481(1)A, उसमें जो रिसेंट संशोधन है, दिस इज़ नॉट इन गुड फेथ एंड इट इज़ नॉट गुड बिकॉज इट इज़ ये आर्बिट्रेरी भी है। इसका प्रयोजन क्या है ये समझ में नहीं आता। अगर प्रयोजन समझें तो यही होगा कि जो आपने पब्लिक सर्वेंट्स ऑफ ड्यूटी को जो आपने सुरक्षा दिया था
उसको हटा लिया है और अपने क्रिमिनल्स को बेनिफिट किया है, तो ऐसा कोई भी अमेंडमेंट लाया जाए तो वो जनहित में होना चाहिए, ये जनहित में नहीं है। और फिर अमेंडमेंट लाने से जो लोग अफेक्टेड पीपल हैं, आप उनसे तो पूछते हैं ना इससे किसको अफेक्ट हो रहा है। आपने कभी पब्लिक सर्वेंट्स को कंसल्ट भी नहीं किया, इसमें तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल जस्टिस भी अट्रैक्ट होता है। महागठबंधन अगड़ों खासकर राजपूत वोटों को समर्थन हासिल करने की रणनीति पर जुटा है। आनंद मोहन की छवि कोसी इलाके में एक मजबूत राजनेता के रूप में है, एक मजबूत राजपूत नेता के रूप में है, जिसे पूरे बिहार में कैश कराने की भी अब कोशिश होगी। द काइंड ऑफ जितना इम्पैक्ट मेरे पापा के जाने के बाद हुआ है हमारे फैमिली पे, बहुत ही गहरा है। शायद जो पेरेंट्स वहाँ पे हैं, जो सिंगल पेरेंट्स है, शायद वो समझ सकते हैं कि इम्पैक्ट कितना गहरा है। तो हाँ, जो भी डिसीजन अभी लिया गया है नीतीश कुमार जी ने उनको बाहर लाने का, वो बहुत ही गलत है। तो हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी इसके बारे में सोचे और एक सेकंड थॉट दे इस डिसीजन के बारे में। तो क्या आप इस डिसीजन के लिए अपील करना चाहेंगे? हाँ, डेफिनेटली हम अपील तो करेंगे। अगर गवर्नमेंट कुछ आगे जाके कुछ डिसीजन नहीं लेती है और उनके थ्रू उनके बेनिफिट के हिसाब से अगर जाती है, तो डेफिनेटली हमको अपील करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे अपील करने के लिए। पापा के दोस्त वगैरह बोल रहे थे कि हम डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे इसके बारे में अगर इनजस्टिस होता है तो। बिहार में राजपूत एक प्रभावशाली जाति है, जिसके चलते सभी राजनीतिक दल इस समुदाय पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने की कवायद में है। राजपूतों की आबादी बिहार में करीब 6 से 8% है। राज्य की करीब 30 से 35 विधानसभा सीटों पर और 7 से 8 लोकसभा सीटों पर राजपूत जाति जीत या हार में निर्णायक भूमिका निभाती रही है। यही वजह है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों इस जाति को समय समय पर अपने फैसलों के जरिए अपने साथ लाने की कोशिश करते रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 5 राजपूतों को टिकट दिया था और ये सभी जीतकर संसद पहुंचे थे। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में कुल 28 राजपूत विधायक जीते थे, जिनमें बीजेपी में 15, जेडीयू में 2, आरजेडी से 7, कांग्रेस से 1, वीआईपी से 2 और 1 निर्दलीय है। अब देखने वाली बात यह है कि आनंद मोहन को लेकर बिहार की राजनीति में आगे क्या कुछ होता है। कानून तो बदल गया और कानून के बदलने के बाद आनंद मोहन भी रिहा हो गए। जी हाँ, वही आनंद मोहन जिनके ऊपर एक जिलाधिकारी के हत्या का आरोप है, वही जिलाधिकारी जो दंगों को शांत कराने गए थे, जो हिंसा को शांत कराने गए थे और हिंसा को शांत कराते कराते उनकी हत्या कर दी गई। कानूनी तरीका से बाहर लाया गया, तो कानूनी तरीका से ही वो अंदर चले गया था ना। हाँ, फिर कानूनी तरह का बाहर कैसा आएगा? कानूनी तरह से ही उसको अंदर लेकर चला गया, फिर कानूनी तरह से फिर बाहर लेकर आए, बोले देयर इज नो एनी मीनिंग इन दैट। मैम, आपने कहा कि नेक्स्ट प्लान में क्या होगा? आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्वेंट है, इसलिए हम विनती करते हैं प्राइम मिनिस्टर जी को भी और प्रेसिडेंट जी को भी थोड़ा सा इंटरवीन करके इसको वापस लेना बोल के नीतीश जी को बोलेगा बोल के हम विनती कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। फिर मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।